ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें रंगों और सोने से लिखा गया था। चलिए आज बात करते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग की। एक ऐसी दुनिया जहां हर बारीक लकीर एक पूरी कहानी सुनाती है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि एक पूरे साम्राज्य का इतिहास, उसकी जंगें, उसकी सियासत, उसकी शान और शौकत, सब कुछ कागज के एक हथेली जितने छोटे से टुकड़े पर उतार दिया जाए? मुगल कलाकारों के लिए तो इसका जवाब था हाँ, बिल्कुल। उनके लिए ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं था, बल्कि यही उनकी कला का असली मकसद था। जरा इस पेंटिंग को गौर से देखिए। हर चेहरा, हर लिबास, हर गहना, ये एक गुजरे हुए वक्त की जीती जागती तस्वीर है जो एक सल्तनत की पूरी कहानी कह रही है। तो यही है मुगल मिनिएचर पेंटिंग। 16वीं से 19वीं सदी के बीच भारत में जन्मी कला की एक ऐसी स्टाइल जिसकी बारीकी और कहानी कहने की काबिलियत बेमिसाल थी। दरबार की जिंदगी हो या फिर जंग का मैदान, हर चीज को बड़ी ही डिटेल में दिखाया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी शानदार आर्ट स्टाइल आखिर आई कहाँ से? ये कोई रातों रात नहीं बन गई थी। असल में ये 3 अलग अलग कला की धाराओं का एक बेहद खूबसूरत संगम थी। इसे एक आर्टिस्टिक रेसिपी की तरह समझिए। इसमें भारत की सदियों पुरानी कला परंपरा थी, ईरान की नफासत का तड़का था, और फिर बाद में इसमें यूरोपियन रियलिज्म यानी यथार्थवाद भी आकर मिल गया। इन तीनों ने मिलकर कला की एक ऐसी नई जुबान बना दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, जहां भारत की अपनी पुरानी आर्ट में रंग बहुत चटकीले होते थे और कहानी पर ज्यादा जोर होता था, वही मुगल स्टाइल ने चीजों में गहराई और असलियत लाने पर फोकस किया। तस्वीरों में एक तरह का 3D इफेक्ट लाने की कोशिश की गई, जिससे ऐसा लगे कि बस आप उस सीन में दाखिल होने ही वाले हैं। और ये पूरा सफर इन 2 तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एक तरफ फारसी कला का असर है जिसमें वो नज़ाकत और सजावट है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन रियलिज्म का प्रभाव, चेहरों के भाव और रोशनी परछाई का खेल देखिए। एक ही नज़र में एक पूरी कला का एवोल्यूशन दिख जाता है। तो इस कला को चला कौन रहा था? इसकी दिशा कौन तय कर रहा था? इसका रिमोट कंट्रोल तो सीधे बादशाह के हाथ में था। पेंटिंग में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब बादशाह की पसंद पर निर्भर करता था। और हर बादशाह की अपनी पसंद, अपना टेस्ट था। खासकर सम्राट जहांगीर की बात करें तो उन्हें नेचर, साइकोलॉजी और दूसरे देशों की कला में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी यही दिलचस्पी शाही आर्ट स्टूडियो का एक तरह से सिलेबस बन गई। अब ये पेंटिंग देखिए, इसका नाम है जहांगीर का सपना। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ जहांगीर एक ताकतवर शेर के ऊपर खड़े हैं और उनका सबसे बड़ा दुश्मन शाह अब्बास एक दबे सहमे मेमने पर, मतलब बिना कुछ कहे ही सारी बात कह दी। पावर का क्या जबरदस्त प्रदर्शन है। और जहांगीर की यही दुनिया को देखने की चाहत उन्हें यूरोप की कला तक खींच ले गई। जैसा कि रिकॉर्ड्स में मिलता है, वो यूरोपियन आर्ट से इतने फैसिनेट हुए कि उसे अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। और इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीर। यहाँ जहांगीर एक रेत घड़ी यानी आवर ग्लास के बने सिंहासन पर बैठे हैं, जो ये दिखा रहा है कि वक्त पर भी उन्हीं का कंट्रोल है। और जरा ऊपर देखिए, ये पंखों वाले छोटे छोटे फरिश्ते, ये तो सीधे सीधे वेस्टर्न आर्ट से लिए गए हैं। कमाल है ना, 2 अलग अलग दुनियाएं एक ही फ्रेम में। अब ये सब देखकर मन में सवाल तो आता है कि आखिर कागज के इतने छोटे से टुकड़े पर इतनी डिटेल्स, इतनी भव्यता आती कैसे थी? तो चलिए एक तरह से मुगल आर्टिस्ट के स्टूडियो के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, ये किसी एक कलाकार का काम नहीं होता था। ये एक पूरी टीम थी जो मिलकर काम करती थी। सबसे पहले हाथ से कागज तैयार होता था, फिर जो मास्टर आर्टिस्ट होता था वो बारीक से बारीक ब्रश से पूरी कॉम्पोजिशन बनाता था। उसके बाद रंग भरने वाले कलाकार आते थे जो असली सोने, चांदी और कीमती पत्थरों को पीसकर बनाए गए रंगों का इस्तेमाल करते थे। और आखिर में पेंटिंग को एक खास पत्थर, एगेट, से घंटों तक घिसा जाता था। इससे उसमें एक ऐसी चमक आती थी जो आज सदियों बाद भी कायम है। कहते हैं साम्राज्य बनते हैं और वक्त के साथ ढल भी जाते हैं, लेकिन क्या उनकी कला भी उनके साथ खत्म हो जाती है? मुगल कला के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
मुगल सल्तनत तो खत्म हो गई, पर उसकी कला, उसकी रोशनी शाही दरबार की दीवारों से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दूसरे रजवाड़ों तक पहुंची। और सिर्फ यही नहीं, समंदर पार यूरोप तक भी इसकी चमक पहुंची। मतलब इसकी विरासत साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा लंबी चली। और ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे कि यूरोप के महान पेंटर्स में से एक रेम्ब्रा मुगल पेंटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ड्राइंग्स में वो बारीक लाइंस और नज़ाकत लाने के लिए इन पेंटिंग्स को स्टडी किया और उनकी नकल भी की। तो कुल मिलाकर मुगल पेंटिंग सिर्फ बादशाहों और उनकी शानो शौकत की कहानी नहीं है। असल में ये अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल की तरह है, एक खूबसूरत बातचीत जिसने आर्ट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर सदियों पहले कला सरहदों को मिटा सकती थी, लोगों को जोड़ सकती थी, तो आज के इस डिजिटल ज़माने में आर्ट अलग अलग कल्चर को जोड़ने के लिए क्या कर सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।